आइए बच्चों, आज हम लोग विषम पोषण के बारे में जानेंगे। विषम पोषण, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पिछले क्लास में आपने जाना है कि विषम पोषण क्या है। एक बार पुनः समझ लेते हैं कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो भोजन के रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधे या पौधों के उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी जीव कहलाते हैं। और विषम पोषी जीवों के द्वारा पोषण प्राप्त करने की क्रिया को विषम पोषण कहते हैं। ये चीजें आपने पिछले क्लास में जान ली है। अब जानना यह है कि विषम पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। आइए जानें, ये विषम पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विषम पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवशोषक पोषण। अवशोषक पोषण और दूसरा है प्राणी सदृश पोषण। प्राणी सदृश पोषण या इसी का दूसरा नाम भक्षण भी है। एक बार पुनः स्वागत के साथ वापस आते हैं कि विषम पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवशोषक पोषण और प्राणी सदृश पोषण। अब जानना है कि ये अवशोषक पोषण होता क्या है। अवशोषक पोषण को हम लोग कैसे समझेंगे। अवशोषक से तात्पर्य है अवशोषित करना, अवशोषण करना किसी भी चीज का। तो इस संसार में जीवाणु, फफूंदी आपने देखा है, जीवाणु को देखा है, मुंह नजर नहीं आता, नाक नजर नहीं आता। ये छोटे छोटे जीव हैं, कुछ एक कोशिकीय जीव हैं, जीवाणु हैं या फफूंदी हैं, या फिर कहिए कि कालाजार का प्रोटोजोआ है। कालाजार का प्रोटोजोआ नाम पता है, लेशमानिया कहलाता है। क्या? लेशमानिया। तो कुछ जीवाणु या कहे जीवाणु, फफूंदी, कुछ एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव यानी वैसे जीव जिसमें कोशिकाओं की संख्या केवल एक होती है। तो जीवाणु, फफूंदी, कुछ एक कोशिकीय जंतु, वही कालाजार का प्रोटोजोआ, लेशमानिया एक कोशिकीय जंतु है। तो वो कालाजार का प्रोटोजोआ जिस माध्यम में रहते हैं, यानी ये सब जीवाणु, फफूंदी या कुछ एक कोशिकीय जीव जिस माध्यम में रहते हैं, उसी माध्यम से या कहें कि उसी माध्यम की कोशिका की सतह से, जिस माध्यम में है उसी माध्यम में जो कोशिकाएं हैं उसकी सतह से पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। आप दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कह सकते हैं कि अवशोषक पोषण से हमारा तात्पर्य है कि जीवाणु, फफूंदी, कुछ एक कोशिकीय जीव जिस माध्यम में रहते हैं उसी माध्यम की कोशिका के सतह से पोषक पदार्थों का अवशोषण कर लेते हैं। यानी अवशोषित कर लेने के बाद उन्हें जो पोषण मिलता है, उन्हें जो पोषण प्राप्त होता है, ऐसे ही पोषण को अवशोषक पोषण कहा जाता है। यानी अवशोषक पोषण करने वाले आप समझ सकते हैं कि जीवाणु हैं, फफूंदी हैं या फिर एक कोशिकीय जंतु हैं। जिस माध्यम में रहते हैं
उसी माध्यम की कोशिका की सतह से पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। ऐसे पोषण को अवशोषक पोषण कहा जाता है। उदाहरण मान लीजिए, जैसे आपने जाना है फीता कृमि, ये जो है आंत में रहता है और आंत की कोशिका के सतह से ही, यानी आंत वाली कोशिका की सतह से ही वह पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेता है। तो इस तरह पोषक पदार्थों का अवशोषण किया गया, इसलिए इसका नाम दिया गया है अवशोषक पोषण। अब आगे बात करते हैं कि जहां से, यानी इस आंत से, जहां से जंतु, एक कोशिकीय जंतु, जीवाणु या फफूंदी अवशोषक पोषण के द्वारा पोषक पदार्थों को प्राप्त करते हैं, जहां से प्राप्त करते हैं उसको पोषक कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं होस्ट। यानी आप समझ सकते हैं, आपने एक नाम सुना होगा हॉस्टल। हॉस्टल में कोई रहता है तो वहीं से खाना पीना प्राप्त करता है। तो इसी तरह ये पोषक क्या है, इस पर सवाल, ऐसे सवाल आते रहे हैं कि पोषक क्या है, पोषक से क्या समझते हैं। आगे भी सवाल मिलेगा कि पोषक से क्या समझते हैं। तो जीवाणु, फफूंदी, एक कोशिकीय जंतु जिस माध्यम से, यानी जहां रहते हैं उसी के कोशिका की सतह से, जहां से, दूसरे शब्दों में कहे जहां से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये जिसके बारे में भी आपने जाना, जीवाणु, फफूंदी, एक कोशिकीय जंतु जहां से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसी को पोषक कहते हैं। तो पहला सवाल था कि अवशोषक पोषण क्या है। अब दूसरा सवाल मिल गया आपको कि पोषक क्या है। फिर से सुनते हैं कि जीवाणु, फफूंदी अथवा कुछ एक कोशिकीय जंतु जहां से पोषक पदार्थों को प्राप्त करते हैं या फिर जहां से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे ही पोषक कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। तो ये था आपका अवशोषक पोषण। कैसे कैसे जीवाणु, फफूंदी ये सब अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, जहां रहते हैं वहीं से प्राप्त कर लेते हैं। अब दूसरा जो विषम पोषण का प्रकार है वो है प्राणी सदृश पोषण या भक्षण। भक्षण का सीधा सीधी अर्थ होता है खाना, खा जाना। तो अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव, आपने अमीबा का नाम सुना होगा, ये कोशिकीय जीव है। ये भी अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव और सभी बड़े जीव, जो बड़े जीव जंतु हैं, मनुष्य है, हाथी है, कुत्ता है, यानी बड़े जीव। तो अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव और सभी बड़े जीव जंतुओं या फिर जंतु के उत्पादों को खाते हैं। चाहे तो जंतु को खा लेते हैं या जंतुओं के उत्पादों को खा लेते हैं, पौधों को खाते हैं या पौधों के उत्पादों को खाते हैं। लेकिन जब खाते हैं तो काम केवल खाने मात्र का नहीं रह जाता है। मान लिया जाए कि कोई बड़ा जीव है, जैसे मान लीजिए बड़े जीवों में कहा आदमी है। यह आदमी है, इसने भोजन किया, ये फूड डाला गया यहां से, भोजन किया यहां से, तो भोजन करने मात्र से कार्य नहीं संपन्न हो जाता है। ये भोजन, इसका अंतर्ग्रहण हुआ, भोजन अंदर गया, भोजन अंदर गया, अंदर जाने के बाद ये भोजन अमाशय में गया, भोजन का पाचन हुआ, पचने के बाद भोजन का अवशोषण भी होगा, पचने के बाद भोजन का अवशोषण भी होगा। तो ये कार्य, यानी चाहे एक कोशिकीय जंतुओं की बात करें तो वो अमीबा है। अमीबा में प्राणी सदृश पोषण होता है, यानी भक्षण की क्रिया होती है, और सभी बड़े जंतुओं में प्राणी सदृश पोषण ही होता है।
तो ये प्राणी सदृश पोषण से हमारा तात्पर्य है कि भोजन का अंतर्ग्रहण हो, उसका पाचन हो और उसका अवशोषण हो और फिर उसका स्वांगीकरण हो। बारी बारी से हम चर्चा करेंगे इन बिंदुओं पर। तो पहले ये जानना है कि प्राणी सदृश पोषण है क्या। इसकी परिभाषा को पहले समझ लें कि वैसे जीव या फिर कहो अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव या सभी बड़े जंतु पौधों के उत्पादों का, पौधों को या पौधों के उत्पादों को, जंतुओं को या जंतुओं के उत्पादों को भक्षण करते हैं, उसका शरीर के अंदर पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण करते हैं। ये जो क्रिया हुई, भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, पाचन हुआ, अवशोषण हुआ और उसके बाद स्वांगीकरण, यहां से विभिन्न अंगों तक, यहां से विभिन्न अंगों तक ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। विभिन्न अंगों तक ऊर्जा जाएगी, यानी पोषक पदार्थों को भी विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाया जाएगा और ये कोशिकाएं जो अंगों में निहित हैं वहां तक जाएंगी। यानी ये सारे प्रोसेस हैं। भक्षण की क्रिया में केवल खा लेना मात्र नहीं है। प्राणी सदृश पोषण केवल खाने से मतलब नहीं रखता, मतलब रखता कि चाहे वो अमीबा जैसा छोटा जीव हो या फिर सभी बड़े जंतु हो, वो पौधों के उत्पादों को खाते हैं, पौधों को खाते हैं, जंतुओं को खाते हैं, जंतुओं के उत्पादों को खाते हैं और कोशिका के अंदर उस भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है और स्वांगीकरण होता है। इस प्रकार के पोषण को प्राणी सदृश पोषण या भक्षण कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग जानिए कि अगर लिखना है कि प्राणी सदृश पोषण क्या है, प्राणी सदृश पोषण से क्या समझते हैं, तो कैसे आप लोग लिखेंगे? सीधी सी बात है, यही बात लिख देनी है कि अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव या सभी जंतु पौधों अथवा पौधों के उत्पादों का, जंतु अथवा जंतु के उत्पादों का भक्षण कर कोशिका के अंदर उसका पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण करते हैं। इसे ही प्राणी सदृश पोषण या भक्षण कहा जाता है। अब जानना है पाचन। आपने जाना भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, यहां से भोजन आया, यहां पाचन हो गया। पाचन इस पूरे आहार नाल में, सही पूछा जाए तो भोजन का पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ये पूरा एलिमेंट्री नाल है, आहार नाल है। तो आहार नाल में भोजन का पाचन होता है, विभिन्न एंजाइमों की मदद से भोजन को पचाया जाता है। भोजन के जो विभिन्न अवयव होते हैं उनको पचाने का कार्य किया जाता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, उनका पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में हो जाता है। वसा का पाचन आगे छोटी आंत में जाने के बाद, छोटी आंत में प्रवेश करने के बाद यकृत से लैक्टेज निकलेगा और वसा का पाचन यहां से प्रारंभ हो जाएगा, आगे पैंक्रियाज है, यानी सब मिलजुल कर भोजन को पचा देने का काम करते हैं। तो एक कार्य हुआ, यानी इस प्राणी सदृश पोषण में भोजन का पचना भी शामिल है। अवशोषण यानी जब पचाया हुआ भोजन आगे छोटी आंत में जाता है, तब छोटी आंत का आखिरी हिस्सा, छोटी आंत का आखिरी भाग जो इलियम के नाम से जाना जाता है, इलियम के नाम से, इसे ऐसे समझते हैं, ये एक मोटी नली है इलियम, जिसके अंदर ढेर सारे उंगली नुमा प्रबंध निकले रहते हैं, ढेर सारे उंगली नुमा प्रबंध निकले रहते हैं। इसकी दीवारें थोड़ी मोटी भी होती है। अब जब भोजन, पचा हुआ भोजन जब यहां से आता है, जब पचा हुआ भोजन यहां से आता है यानी इलियम में प्रवेश करता है, तब भोजन के भोजाणुओं का, यानी वो जो भोजन पचकर छोटे छोटे कणों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, भोजन के भोजाणुओं का अवशोषण
होता है। और अवशोषित होने के बाद भोजन के ये कण परिवहित होकर विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा दिए जाते हैं। अब इन कोशिकाओं में जाने के बाद भोजन कोशिकाओं में ग्लूकोज के रूप में आया और इन कोशिकाओं में जाने के बाद ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन की क्रिया के द्वारा। यहां O2 चला आता है, यहां रिएक्शन होने के बाद ऊर्जा का उत्पादन होगा, एनर्जी निकलेगा और इस ऊर्जा का स्थानांतरण शरीर के सभी अंगों में हो जाता है। ऊर्जा का विभिन्न अंगों में स्थानांतरण करा दिया जाता है। तो यहां तक अवशोषण था, लेकिन अवशोषित होने के बाद जब वो जानवों का अवशोषण हुआ, इसके बाद इसका स्थानांतरण हो जाता है। अब यहां स्थानांतरण होने के बाद जब ऊर्जा का उत्पादन होता है और ऊर्जा सभी अंगों में जाते हैं, तब यह क्रिया स्वांगीकरण की क्रिया कहलाती है। तो आपने जाना कि पाचन से हमारा क्या मतलब था, अवशोषण से क्या मतलब था, अंतर्ग्रहण से क्या मतलब था और स्वांगीकरण से क्या मतलब था। ये तीनों फैक्टर मिलजुल कर प्राणी सदृश पोषण के कार्य को संपन्न कराते हैं, प्राणी सदृश पोषण को पूर्ण करते हैं। एक बार पुनः वापस आते हैं कि प्राणी सदृश पोषण क्या है। यानी अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव और सभी बड़े जीव पौधे या जंतुओं के उत्पादों का भक्षण करते हैं और कोशिका के अंदर उसका पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण करते हैं। इस क्रिया को ही या ऐसे पोषण को ही प्राणी सदृश पोषण कहा जाता है। यह था विषम पोषण, यानी इसमें आपने देखा कि चाहे अवशोषक पोषण हो या प्राणी सदृश पोषण, अपने से भोजन बनाए नहीं है। वो चाहे तो पौधों पर आश्रित हैं, जंतुओं पर आश्रित हैं, चाहे तो उसकी सतह से, कोशिका की सतह से अवशोषित करके पोषण प्राप्त किया, अवशोषक पोषण कहलाया, पाचन किया, अवशोषण किया और स्वांगीकरण किया, तो प्राणी सदृश पोषण कहलाया। मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि अगर अवशोषण किया जा रहा है कोशिका की सतह से, तो वो अवशोषक पोषण होगा। अगर पचाया जा रहा है, अवशोषण किया जा रहा है और स्वांगीकरण किया जा रहा है, तब वो प्राणी सदृश पोषण होगा। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये तो था आपने जो पीछे क्लास में जाना था स्वपोषण और विषम पोषण। अब जानना यह है कि पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधों में पोषण क्या है, इस पर विचार करते हैं। कौन सा पोषण होगा पौधों में, किस प्रकार का पोषण। वैसे आपने पिछले क्लासों में जाना है कि सभी हरे पौधे स्वपोषण की क्रिया करते हैं, यानी सभी हरे पौधों में स्वपोषण होता है। आइए पौधों में पोषण, इसके लिए, इसको समझने के लिए इसके कुछ फैक्टर हैं, इसके कुछ कारक हैं, उनको पहले जानना होगा कि पौधों में पोषण एक क्रिया के द्वारा होता है। उसका नाम है, पिछले क्लास में आपने जाना है, प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया के द्वारा ही पौधों में पोषण होता है। लेकिन इस क्रिया को समझने के पहले हमको बहुत सारी चीजों के बारे में जानना होगा कि आखिर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, कहां कहां पर कौन सी चीजें हैं जिसके कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो आप देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पिछले क्लास में बताया गया 4 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। 4 रॉ मटेरियल मस्ट बी एसेंशियल इन अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। 4 कच्चे सामान चाहिए और उन कच्चे सामानों में पहला है जल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफिल, जिसे हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं, और चौथा है सूर्य प्रकाश। ये 4 कच्चे सामग्रियों का होना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 4 कच्चे सामान अगर मिल जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी।
ऐसा होता नहीं है। इसके लिए और फिर मिल जाए तो कैसे मिल जाएंगे, कहां से मिल जाएंगे, इन सारी चीजों को जानने के लिए हमको पहले तो ये जानना होगा कि क्लोरोफिल ये कहां होता है, तब ना आपको पता चलेगा। जल के बारे में आप जान रहे हैं कि जल तो कहीं से प्राप्त कर दिया जाएगा। मान लिया जाए कि ये पौधा है, ये पेड़ है और इसको अगर भोजन बनाना है तो जल, आप जानते हैं कि जमीन की सतह में जल है। जड़ के द्वारा पौधों की जो जड़ें हैं, इन जड़ों के द्वारा जल प्राप्त कर लिया जाएगा, यहां से जल मिल जाएगा जड़ के माध्यम से। आप ये भी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। तो आप यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त कर लेंगे, पौधों को यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा। सूर्य का प्रकाश आप समझ सकते हैं, अगर दिन है तो हमारा सूर्य चमक रहा है, तो यहां से सनलाइट भी मिल जाएगा, सूर्य से सनलाइट भी मिल जाएगा। बट ये क्लोरोफिल ये कहां है, इसको हम लोग कैसे जानेंगे? तो जानना है, दरअसल पौधा है तो इसमें ढेर सारी पत्तियां होंगी, ढेर सारी पत्तियां हैं, और ये ढेर सारी पत्तियां, पौधों की पत्तियां जो प्रायः चौड़ी होती है। चौड़ी इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणें पत्तों पर पड़ सके। आपने अगर पेड़ को देखा है तो अवश्य देखा होगा कि वो जो पत्तियां हैं पेड़ों की, वो विभिन्न एंगल पर सजे हैं, यानी विभिन्न कोनों पर सजे होते हैं। कोई पत्ता इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर सके, चाहे समय जैसा भी हो। वो विभिन्न कोनों पर होने की वजह से वो प्रकाश को अवशोषित करती है, नहीं प्रकाश की किरणें आपतित होती रहती हैं उन पत्तों पर। तो पहली बात ये कि पौधों की पत्तियों और शाकीय तनों में हरित लवक नाम की एक रचना पाई जाती है। यानी मान लिया जाए कि पौधे के में की पत्ती पर चर्चा कर रहे हैं, मान लिया जाए ये पौधे का एक पत्ता है। अगर हम इस एक पत्ते पर चर्चा करें तो हमको ये जानना है कि हरित लवक हरे पत्तों में पाए जाते हैं, यानी पत्तों के अंदर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बोला पत्तों के अंदर एक रचना पाई जाती है, नाम है हरित लवक, जिसे अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट। तो पत्तियों के अंदर हरित लवक पाए जाते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो शाकीय तनों में, यानी पौधों का वह तना जो मुलायम है। आप अगर पौधों को देखे हैं तो देखिएगा कि पौधों की जो टहनियां होती है उसका आगे वाला जो भाग होता है वो मुलायम होता है और दिखने में वो हरा दिखाई देता है। यानी पौधों का वह भाग जो हरा दिखाई दे रहा है, उन तमाम भाग में, उन तमाम कोशिकाओं में, यानी सभी हरी कोशिकाओं में, पौधों में जितनी हरी कोशिकाएं दिखाई देती हैं, उन तमाम हरी कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं। वो जो भी हरी कोशिकाएं हैं सब में हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। मगर हमने क्लोरोप्लास्ट की चर्चा नहीं की है, हमने तो क्लोरोफिल की चर्चा की। क्लोरोप्लास्ट से काम होना नहीं है, काम तो क्लोरोफिल से होना है। ये क्लोरोफिल हरित लवक के अंदर पाए जाते हैं। ये जो क्लोरोफिल है वो हरित लवक के अंदर पाया जाता है, यानी
क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता। आप लोग अगले क्लास में देखेंगे कि हरित लवक की संरचना क्या है, और हरित लवक की संरचना को देखते हुए आप जानेंगे कि ये जो पर्णहरित है उसी के अंदर, यानी हरित लवक के अंदर एक छोटा छोटा कण है, दानेदार संरचना है पर्णहरित, जो प्रकाश की किरणों को अवशोषित करती है। इसको प्रकाश अवशोषी रंग कण भी कहा जाता है। तो हरित लवक और पर्णहरित दोनों में अंतर है। अंतर इतना ही है, ये पर्णहरित जो है हरित लवक के अंदर ही पाया जाता है। अब इसके अंदर अगर पाया जाता है तो आप समझ लीजिए कि जितनी भी हरी कोशिकाएं हैं वहां हरित लवक है और उसके अंदर पर्णहरित है। तो यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो पर्णहरित के अंदर ही, यानी पत्तों के अंदर ही होगी, हरित कोशिकाओं के अंदर ही होंगी। मगर हमें जानना यह था, अभी फिलहाल यही जानना था, यहां से इसको हटाते हैं कि सभी हरी कोशिकाओं में अथवा हरे पत्तों में हरित लवक नामक संरचना पाई जाती है। यानी आप समझ लीजिए कि अगर पौधों को भोजन बनाना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी है, तो हरित लवक का होना आवश्यक है, ये एसेंशियल है। ये होगा तब उसके अंदर पर्णहरित भी होगा। अब देखने वाली बात यह है, अभी आपको मैंने बताया कि सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तो पत्ते इसीलिए चौड़े होते हैं कि चूंकि सूर्य का प्रकाश उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिल सके। विभिन्न कोनों पर सजे होते हैं, चाहे सुबह का समय हो, दोपहर का समय हो, हाँ, वो जो अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती है प्रकाश के आने की, तो विभिन्न कोनों पर सजे होने का मतलब कि किसी भी समय अधिक से अधिक सूर्य की किरणों को पत्ते प्राप्त कर सके, यानी सूर्य की किरणें पत्तों पर आपतित हो सके। अब तीसरी बात यह है कि अगर पत्तों पर सूरज की किरणें पड़ जाए, सूरज की किरणें पड़ जाए तो क्या होगा? सूरज की किरणों की आवश्यकता क्यों? वो रियल में सूर्य से जो किरण आती है इसको बोलते विकिरण, विकिरण ऊर्जा इसमें होती है। तो कैसे अंदर जाएगी? सूर्य की किरणें अगर पत्तों पर पड़ जाए तो क्या वो अंदर चली जाएगी? अभी तक नहीं गई है भाई, यहीं तक रुकी हुई है। जाने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। मान लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मौजूद है, तो क्या पत्तों के अंदर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, जाने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। इसलिए आप जानिए कि पत्तों पर, पत्तों की दोनों सतहों पर, वो फिर आप लोग आगे जानिएगा, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, किधर किधर जल में उत्प्लावित होने वाले पौधे, हवा में रहने वाले पौधे, वो किसमें किसमें रहता है। वैसे बहरहाल अब यही जानना है कि पत्तों के दोनों सतहों पर छोटे छोटे यानी महीन महीन छिद्र पाए जाते हैं, उसे ही रंध्र या अस्टोमाटा कहा जाता है। जानने वाली बात, एक नंबर का सवाल है, आता भी रहा है परीक्षाओं में, कि पत्तों पर पाए जाने वाले महीन महीन छिद्रों को, पत्तों की सतहों पर पाए जाने वाले महीन महीन छिद्रों को रंध्र या अस्टोमाटा कहते हैं। अब अगर रंध्र है, छिद्र है, तो वहां से सनलाइट भी जा सकेगा, वहां से हवा भी जा सकेगी। तो ये एक चीज था कि ये एक कौश था कि रंध्र है तब ये काम होगा, तो इन रंध्रों का होना भी जरूरी है। दूसरी तरफ अगर सूरज की किरणें रंध्रों के माध्यम से अंदर चली जाएगी तब इसमें जो गर्मी है, सूरज की किरणों में जो गर्मी है, वो यहां से गए जल को जल वाष्प में परिणत कर देंगे। जल गर्म होने के बाद वाष्प में बदल जाएगा और ये जल वाष्प इन्हीं छिद्रों से होकर बाहर निकल जाएगा। तब एक और लफड़ा हो जाएगा कि भाई पत्तों को पानी चाहिए, अगर कम पानी मिल रहा है तो दिक्कत है। अगर सूरज की गर्मी पड़ रही है, सूर्य की प्रकाश किरणें ज्यादा से ज्यादा आपतित हो रही है, तब पत्ते झुलस जाएंगे। अब झुलसने से बचने के लिए पौधों
कि पत्तियों में जल का निरर्थक हानि ना हो, जल वाष्प अधिक से अधिक नहीं निकल जाए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कराने के लिए इन पत्तों की दोनों सतहों पर, पत्तों की सतहों पर एक चिकना आवरण चढ़ा होता है, उसका नाम है क्यूटिकल। यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कराने के लिए पत्तों पर किसका आवरण चढ़ा होता है? क्यूटिकल का आवरण चढ़ा होता है, जिससे प्रकाश का प्रभाव कम पड़ जाता है, यानी कहें कि जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है और निरर्थक जल का नुकसान नहीं हो पाता है। अब ये जानना था कि अगर पत्ते हैं, इस पत्ते को हटाकर यहां से हम यहां ले आते हैं। मान लिया जाए कि पत्ता है, तो अभी आपने जाना कि पत्ते के जो सबसे ऊपर वाले सतह है उस पर तो क्यूटिकल होता है, यानी सबसे ऊपर जो आवरण है वो किसका है? क्यूटिकल का आवरण है। पत्तों के ऊपर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कराने के लिए क्यूटिकल का आवरण चढ़ा होता है, लेकिन इस क्यूटिकल के नीचे अगर पत्ते के और सतह पर नीचे जाए तो इसके नीचे बाह्य त्वचा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा पाई जाती है, अंग्रेजी में इसको एपिडर्म बोलते हैं। अब बाह्य त्वचा के और अंदर जाइए और नीचे, है ना, और अंदर यानी पत्ते की सतह से आप इसको 2 डायमेंशनल देख रहे हैं, 3 डायमेंशनल लिखिएगा तो पत्ते का ऊपरी सतह, उसके बाद का सतह, उसके बाद का सतह, तो उसके बाद का जो सतह है यानी एपिडर्म के नीचे जाने पर, बाह्य त्वचा के नीचे जाने पर अधोत्वचा पाई जाती है। अधोत्वचा पाई जाती है, ये अधोत्वचा हाइपोडर्म कहलाती है। इसका नाम है एपिडर्म, इसका नाम हाइपोडर्म। दरअसल यहां पर एक और बात, अगर आपने पत्ते को देखा है, कभी देखिएगा मोड़ के ऊपर वाला हिस्सा जब आप निकालना चाहिएगा तब उसमें से परत निकलेगा, और जब वो निकलेगा तो आप देखिएगा कि वो उजले जैसा, उसमें कोई रंग नहीं है। यानी ये क्वेश्चन है, कैसी होती है? रंगहीन होती है। आप देख लीजिए, हम लोग पत्ता देख रहे हैं, जब पत्ता देखते हैं तो वो हरे रंग का दिख रहा है, लेकिन ऊपर में क्यूटिकल जो चिकना वाला हिस्सा है, उसके बाद का जो हिस्सा है, जो बाह्य त्वचा है यानी जो एपिडर्म है, वो रियल में हरा नहीं है, वो रंगहीन होता है। यानी ऊपर का जो भाग है बाह्य त्वचा, वो रंगहीन होता है। उसके बाद हम चलते हैं अब अधोत्वचा की ओर, यानी हाइपोडर्म की ओर। हाइपोडर्म को इस पत्ते के अंदर देखिए। हाइपोडर्म यानी अधोत्वचा की जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से अलग होकर, आपने अगर सूखे पत्तों को देखा होगा तो देखा, एक दूसरे से अलग होकर जाल जैसी रचनाएं बनाती हैं। यानी ये अधोत्वचा की कोशिकाएं हैं। मान लिया जाए, हम नंबर दे देते हैं समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आप समझ लीजिए कि अधोत्वचा की कोशिकाएं हैं, यानी हाइपोडर्म की कोशिकाएं हैं। ये एक दूसरे से फैलकर जाल जैसी संरचना बनाती है, और ये जो जाल जैसी संरचना है इसे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहा जाता है। खेल दे समझने के लिए मान लिया जाए कि जाल जैसी संरचना बनी तो इसका नाम क्या होगा? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा।
ये अधोत्वचा की कोशिकाएं जाल जैसी एक दूसरे से फैलकर सजी होती है, यानी एक दूसरे से फैलकर जाल जैसी सजी होती है, जिसे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहते हैं। अब देखिए कि जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं, इसमें है ना अधोत्वचा में, इधर बाह्य त्वचा में कुछ नहीं था। दरअसल इस अधोत्वचा में जो कोशिकाएं हैं यही सब हरित लवक से युक्त होते हैं। यानी अधोत्वचा की जो कोशिकाएं हैं, मान लिया जाए 6 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सब क्या है? हरित लवक से युक्त है। मान लिया जाए कि 7 और 8 हरित लवक से युक्त नहीं है, या फिर 8 को रख लेते हैं, 7 को छोड़ देते हैं, पता चलेगा ये हरित लवक से युक्त है, ये सब हरित लवक से युक्त है। ये 14 हरित लवक से युक्त नहीं है, ये हरित लवक से युक्त है। ठीक है? तो ये जो हरित लवक से युक्त कोशिकाएं यानी अधोत्वचा की कोशिकाएं जब जाल जैसी फैलकर एक संरचना का निर्माण करती है, तब वह स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहलाती है। आप कह सकते हैं इन जो हरित लवक से युक्त है इसको छोड़ देते हैं 7 नंबर को, फिर इधर से इधर से इधर से इधर से 10 नंबर को भी हटाना पड़ेगा, 10 नंबर को कर दो, उत्तक से उत्तर गोल हो जाएगा हरित लवक से। तो ये अगर सभी कोशिकाएं एक समूह में मिल जाएं, कौन वाली? अधोत्वचा की। कैसी कोशिकाएं? जो हरित लवक से युक्त हैं, जिसमें हरित लवक नहीं है वो वाला नहीं, जिसमें हरित लवक है यानी हरित लवक से जो युक्त कोशिकाएं हैं, वो सभी कोशिकाएं अगर एक साथ मिल जाए तो हम कह सकते हैं इसको कि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा उत्तक है। ये उत्तक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ऐसा है, आप देखिए यहां पर कंट्राडिक्शन बन जाएगा। कैसे? कि हमने कहा कि जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा उत्तक है, इधर देखते हैं, इस तरफ, उधर कचरा हो गया, इधर देख लीजिए, मान लिया ये पूरा, चाहे इसमें रहे हरित लवक की कोशिका या ना रहे, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा उत्तक। पूरे को मिला दिया तो अगर अलग अलग थी तो यह जो कोशिका थी अलग अलग, मान लिया एक कोशिका ये अलग, तब इसको बोलेंगे मीजोफिल की कोशिका। मीजोफिल। यानी अब हम लोग ये करते हैं कि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर अधोत्वचा से आते हैं, अधोत्वचा की कोशिकाएं एक दूसरे से फैलकर जाल जैसी संरचना बनाती है। इसकी ढेर सारी कोशिकाएं हरित लवक से युक्त होती है और कुछ कोशिकाएं हरित लवक से युक्त नहीं होती हैं, मगर दोनों को ही जो जाल जैसी संरचना है, अधोत्वचा की कोशिकाएं जो जाल जैसी फैलकर एक संरचना का निर्माण करती है, उसे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा उत्तक कहा जाता है। अब अधोत्वचा की वे कोशिकाएं जो हरित लवक से युक्त होती है, उन्हें एक स्पेशल नाम दिया गया मीजोफिल की कोशिका। यानी मीजोफिल की कोशिका क्या है? आप कह सकते हैं कि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की वे कोशिकाएं जो हरित लवक से युक्त होती हैं, मीजोफिल की कोशिका कहलाती है। तो ये मीजोफिल की कोशिका हो गई, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हो गया। मगर जो हरे रंग की कोशिका है, केवल उनका समूह, इधर वाले को छोड़ दिया जाए, यानी कि जिसमें अब सब को हम इधर वाला सब, इधर खाली है, इधर वाले में हरित लवक नहीं है और इधर वाले में हरित लवक है, यानी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ये भी है, पूरा है। ठीक है ना? है? अब इसमें जो अलग हो गया वो मीजोफिल की कोशिका है। लेकिन इतनी कोशिकाएं जो मीजोफिल की कोशिकाएं, ये लोग भी, ये हरित लवक वाली कोशिका, ये हरा हरा दिखेगा ही, ये सब भी मिलकर एक उत्तक का निर्माण कर देते हैं। कैसा उत्तक होगा? इसमें रंग होगा कि नहीं होगा? रंगीन दिखेगा। ठीक है?
तो इस उत्तक को यानी मीजोफिल की कोशिकाओं के समूह के मीजोफिल की कोशिका से बने उत्तक को, चूंकि ये कलर देगा, हरे रंग का दिखेगा, इसलिए इसको क्लोरेन्काइमा उत्तक बोलते हैं। कलर देता है क्लोरेन्काइमा, इसको क्लोरेन्काइमा उत्तक कहते हैं। आप जानना है कि दरअसल अब इतना बड़ा पत्ता आपने देखा है, पेड़ भी देख रहे हैं, अब जानिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी कहां? इधर भी नहीं होगी, इधर भी नहीं होगी, होगी तो यही होगी, मीजोफिल की कोशिका में ही होगी, क्योंकि हरित लवक यही है और हरित लवक यहां है, इसका मतलब क्लोरोफिल यही होगा। और जब तक ये चारों चीजें नहीं होगी तब तक तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यानी बच्चों समझना ये था, इतना समझाने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मीजोफिल की कोशिका में ही होती है, और मीजोफिल की कोशिका में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तब वहीं पर ग्लूकोज का उत्पादन भी होगा। यानी मीजोफिल की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वहीं ग्लूकोज शर्करा के रूप में उत्पादित होता है। अब मान लिया जाए कि भोजन यहां बना, ग्लूकोज यहां बना, और इसको पौधों के विभिन्न भागों में यानी पौधों की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाना पड़ेगा। पौधों की विभिन्न कोशिकाओं में इस बने हुए ग्लूकोज को पहुंचाना पड़ेगा, विभिन्न अंगों में भिजवाना पड़ेगा, विभिन्न कोशिकाओं में प्रतिस्थापित कराना पड़ेगा। तो अब इस बनी हुई ग्लूकोज का पौधों के विभिन्न कोशिकाओं में प्रतिस्थापन कैसे होगा, ये पूछने वाली बात है। इसके लिए दो चीजें हैं, इसके लिए दो टॉपिक हैं। पहले हम थोड़ा सा इधर से हटा देते हैं, इधर वाला समझ ही गए होंगे आप लोग। यहां पर इस बने हुए भोजन को प्रतिस्थापित कराने के लिए इस भोजन का प्रतिस्थापन, क्या भाई? प्रतिस्थापन, फिक्सेशन बोलते हैं। पौधों के विभिन्न कोशिकाओं में ग्लूकोज का प्रतिस्थापन कराना है। कैसे होगा प्रतिस्थापन? फिर हम लोग अगली क्लास में जानेंगे प्रकाश संश्लेषण और हरित लवक की संरचना के बारे में पूरे तरीके से कि कैसे भोजन बनेगा। वो तो अभी केवल उसके फैक्टरों को बता रहे कि हाँ कहां कौन कौन सी चीजें होती हैं जहां भोजन बनेगा। तो यहां जो भोजन बन गया यानी ग्लूकोज का निर्माण हो गया, इस ग्लूकोज को पौधों की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए दो आवश्यक चीजें हैं। एक है विसरण और दूसरा है फ्लोएम। यानी भोजन का प्रतिस्थापन ऐसे ही होना है। भोजन का प्रतिस्थापन अगर होगा यानी जहां भी पौधे का भाग, पत्ती है इधर बन जाए, इधर हरी कोशिका है यहां भोजन बन गया, तो इस बने हुए भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न अंगों में कौन पहुंचाने जाएगा? यहां तो कोई आदमी नहीं है, घर में खाना बनता है तो घर में खाना बनाने वाली होती है वो भाई किचन से लाके और परोस देती है। लेकिन यहां जो बना हुआ भोजन पत्तों में है, इसे कौन परोसेगा? तो ये प्रोसेस से परोसा जाता है, ये प्रोसेस से पौधों की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है और उस प्रोसेस का नाम है, उस प्रक्रिया का नाम है विसरण। यानी पौधों की विभिन्न कोशिकाओं में विसरण की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज प्रतिस्थापित कराए जाते हैं। अब विसरण हो तो कैसे? एक माध्यम चाहिए, एक रास्ता चाहिए। ये फ्लोएम उत्तक है, फ्लोएम उत्तक, ये परिवहन उत्तक है, संवहन उत्तक। पौधों में एक संवहन बंडल पाया जाता है जिसमें दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो ये फ्लोएम उत्तक में भोजन का परिवहन होता है। यानी इस उत्तक के द्वारा, इस उत्तक की मदद से विसरण की क्रिया के द्वारा, विसरण की क्रिया के द्वारा और फ्लोएम उत्तक की मदद से बने हुए ग्लूकोज को
बने हुए ग्लूकोज को पौधों की विभिन्न कोशिकाओं में प्रतिस्थापित कराया जाता है। पौधों के विभिन्न कोशिकाओं में ग्लूकोज को पहुंचाया जाता है। अब ये दो चीजें हैं कि विसरण क्या है और फ्लोएम क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये विसरण क्या है। विसरण बोला एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? इस प्रक्रिया में उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों से पदार्थ निम्न सांद्रता वाले क्षेत्रों की ओर जाते हैं। यानी पदार्थों का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्रों में गमन करने की क्रिया को विसरण कहते हैं। अब यहां पर भोजन बना था तो यहां पर ग्लूकोज की सांद्रता अधिक थी। जहां जहां ग्लूकोज नहीं था, जहां उसकी सांद्रता कम थी, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों से इस प्रोसेस के द्वारा, इन विसरण की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज वहां पहुंच जाएगा। फिर से सुनते हैं कि पदार्थों के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्रों में गमन करने की क्रिया को विसरण कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये फ्लोएम ऊतक, कहा कि ये फ्लोएम ऊतक क्या है? ये एक ऊतक है, संवहन ऊतक, परिवहन ऊतक, जिससे भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। इसमें ग्लूकोज का परिवहन नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी होता है। प्रायः ऊपर से नीचे की ही ओर होता, फ्लो से ही बना है फ्लोएम। ग्लूकोज का जो फ्लो करा दे पूरे पौधे की विभिन्न कोशिकाओं में, पूरे पौधों में, विभिन्न भागों में पौधों के जो ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करे, जो फ्लो करा दे ग्लूकोज का, वो है फ्लोएम ऊतक। तो इस फ्लोएम ऊतक के माध्यम से ग्लूकोज को प्रतिस्थापित करा दिया जाता है। यानी भोजन जो है पौधों के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा दिए जाते हैं। अब ये देखना था कि अभी हमने रंध्रों की चर्चा की थी कि रंध्र क्या है। समझ चुके होंगे कि पत्तों की सतहों पर महीन महीन छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसे ही रंध्र कहते हैं। और इन्हीं रंध्रों से होकर वायु अंदर जाता है और जल वाष्प बाहर आता है। यानी ये रंध्र बड़े काम की चीज है। श्वसन का कार्य भी होगा, हवा अंदर जा रही है, हवा का अंदर जाना श्वास लेने की संक्रिया है, तो श्वसन का कार्य भी इन रंध्रों के द्वारा हो रहा है। अस्टोमाटा के द्वारा श्वसन का भी कार्य हो रहा है। और वाष्प, जल वाष्प अगर बाहर निकल रहे हैं तो वो वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया हो रही है। यानी रंध्र वो हिस्सा है, रंध्र का कार्य क्या है? पत्तों में पाया जाने वाला रंध्र वह है जिसके द्वारा श्वसन और वाष्पोत्सर्जन दोनों ही क्रियाएं होती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि श्वसन और वाष्पोत्सर्जन दोनों का अंग अगर पौधे में कोई है तो वो रंध्र है। पत्तियों पर पाया जाने वाला रंध्र पौधों के श्वसन और वाष्पोत्सर्जन दोनों का ही अंग है। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही जाने हैं। अगले क्लास में दो चीजें यहाँ पर बाकी रह गई। एक कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसकी संपूर्ण क्रिया, किस प्रकार ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा, कैसे कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हो जाएगी। इन चीजों को जानने के बाद आपको समझना आसान हो जाएगा। और दूसरी चीज, ये हरित लवक की संरचना कैसी होती है। ये हरित लवक की संरचना कैसी है, इसके अंदर और भी बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो सब कहां कहां स्थित हैं। और दरअसल जानना तो यह है कि हरित लवक के अंदर ये पर्ण हरित कहां पाया जाता है और ये क्या है, इसका कार्य क्या है। तो हम लोग बच्चों इन चीजों को अगले क्लास में जान लेंगे। पहले हरित लवक की संरचना और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्या है। आइए, इतना कुछ जानने के बाद कुछ सवाल निकल कर आए हैं। आप लोग कॉपी कलम खोलिए और
सवाल नोट कीजिए, जो सवाल निकलकर आए हैं, सवाल लिखिए। आज के सवाल हैं प्रमुख सवाल कि अवशोषक पोषण किसे कहते हैं। दूसरा सवाल है काला जार के प्रोटोजोआ का नाम क्या है। सवाल फिर से सुनते हैं, काला जार के प्रोटोजोआ का नाम क्या है। अगला सवाल है पोषक किसे कहते हैं। अगला सवाल है प्राणी सदृश पोषण या भक्षण से क्या समझते हैं। सवाल फिर से, प्राणी सदृश पोषण या भक्षण से क्या समझते हैं। अगला सवाल है कि पौधों में हरित लवक कहां पाए जाते हैं। अगला सवाल है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कौन आवरण कम कराता है। सवाल फिर से, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कौन आवरण कम कराता है। अगला सवाल है बाह्य त्वचा कैसा होता है। रंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बाह्य त्वचा कैसा होता है। अगला सवाल है हरित लवक से युक्त कोशिका क्या कहलाती है। हरित लवक से युक्त कोशिका क्या कहलाती है। अगला सवाल है किन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है। सवाल फिर से, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है। अगला सवाल वायु प्रकोष्ठ किसे कहा जाता है। दरअसल बीच में छूट गया था, हम इस पर विचार कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो कोशिकाएं हैं, नाउ लुक एट द व्हाइट बोर्ड। मान लिया जाए कि ये कोशिका है, एक ये कोशिका है और एक ये कोशिका है, ये भी कोशिका है। तो ये कोशिकाएं जब मिलती है ना तो इनके बीच में ये खाली जगह बन जाते हैं। ये जो खाली जगह बन जाते हैं यानी कोशिकाओं के बीच जो रिक्त स्थान है उनको वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। और इन वायु प्रकोष्ठों में एयर भी होता है यानी हवा भरी होती है और जल भी होता है, जल भी होता है। तो चलिए सवाल फिर से लिख लेते हैं इसको कि वायु प्रकोष्ठ किसे कहा जाता है। और अगला सवाल कि वायु प्रकोष्ठ में क्या क्या पाया जाता है। वायु प्रकोष्ठ में क्या क्या पाया जाता है। अगला सवाल है रंध्र, रंध्र या अस्टोमाटा किसे कहते हैं। रंध्र या अस्टोमाटा किसे कहते हैं। अगला सवाल है श्वसन और वाष्पोत्सर्जन दोनों के अंग कौन हैं।
सवाल फिर से, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन दोनों के अंग कौन हैं? और आखिरी सवाल है कि ग्लूकोज का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? ग्लूकोज का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? धन्यवाद बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं प्रकाश संश्लेषण और हरित लवक की संरचना के साथ। धन्यवाद।